अच्छा, डोनेशन बैन है अभी भी, फिर भी पेरेंट्स ट्रैप में आ जाते हैं। पेरेंट्स के अंदर एक वो ओवर एक्सपेक्टेशन वाला मन में रहता है कि मेरे बच्चे की स्कोरिंग कम है फिर भी वो बहुत अच्छे कॉलेज में चला जाए। पेरेंट इज रेडी टू डू एनीथिंग, पैसा ले लो कुछ भी कर लो, बस मुझे उस कॉलेज में भेज दो। कोई इंसिडेंट हुआ था 700 रुपए वर्सेस लाखों रुपए का डोनेशन। ऑफर किया एजेंसी ने कि भाई 2 लाख लगेंगे, 1 लाख लगेगा, तो उसने करीब 1 लाख रुपए एजेंसी को दे दिए। हम लोगों ने वही सेम काउंसलिंग फॉर्म वेबसाइट से फिल कर दिया, तो वही सेम कॉलेज अलॉटमेंट आ गया। तो मैं शॉक हो गया कि ये तो बहुत बड़ा मार्केट ट्रैप है। एडमिशन के दौरान जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? इंजीनियरिंग में तो 15% मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट कॉलेज में ओनली रहता है। गवर्नमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं होती कि आप डायरेक्ट पैसा दो एडमिशन लो, इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्राइब भी नहीं चलती? बिल्कुल नहीं। करियर किक, ये नाम क्यों रखा करियर किक? करियर किक इसलिए रखा, मतलब अ काइंड ऑफ करियर, और उस पे किक का काम जो है मेरा हो गया। मार्केट ने एक्सेप्ट किया इस नाम को? अब तो बहुत ज्यादा कि अगर मैंने किसी की भी एक बच्चे की अगर किसी फैमिली में काउंसिल किया होगा तो वो अपने पूरे रिलेटिव्स को भी लेके आता है। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर, जी, क्या ड्रीम है सर आपका लाइफ का? लाइफ का सच कुछ बचपन का तो ड्रीम नहीं था। इन जनरली सारे जैसे अपनी स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज करते हैं, तो ऑन द ड्यूरेशन ऑफ कॉलेज मैंने करियर किक को स्टार्ट किया, बिकॉज काउंसलिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर। और जैसे सारे बच्चे 10+2 के बाद में इस चीज़ को सफ़र करते हैं कि काउंसलिंग कैसे कराएं, कहाँ से कराएं, बड़े मतलब कौन सा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। तो 2016 की बात है, उस समय कोई इस तरह का जेन्युइन प्लेटफॉर्म नहीं था। डायरेक्ट बेस एडमिशन बेस्ड एजेंसीज बहुत सारी हैं। तो अभी हालांकि करियर किक को तो हम लोग कम्प्लीटली स्टेबल कर चुके हैं। बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट तक और रीच करना है, मतलब फिजिकली तौर पे ऑनलाइन वे पे चैनल के थ्रू तो हम लोग कर ही रहे हैं। करियर किक नीट के नेम से यूट्यूब चैनल है, बट फिजिकली वे में जाना है, बिकॉज पेरेंट्स के अंदर एक वो ओवर एक्सपेक्टेशन वाला मन में रहता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए यार कि मेरे बच्चे की स्कोरिंग कम है फिर भी वो बहुत अच्छे कॉलेज में चला जाए या टॉप कॉलेज में चला जाए। तो पेरेंट इज रेडी टू डू एनीथिंग, मतलब पैसा ले लो कुछ भी कर लो, बस मुझे उस कॉलेज में भेज दो। अच्छे कॉलेज में भेज हाँ, अच्छे कॉलेज में भेज दो। बहुत बार क्या है कि मेरिट क्राइटेरिया रहती है। मेडिकल कोर्सेज में मेरिट इज द की, कि जिसके बेसिस पे ही आप जा सकते हो, अदरवाइज सेकेंडरी तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। बट इसमें बहुत सारा मार्केट में ट्रैप है, बहुत सारे एजेंट्स स्कैम करते हैं इस पे। वो स्कैम के बारे में बात करेंगे सर, बट मेरे को बताओ कि आपने शुरुआत क्यों करी इस बिजनेस की? हाँ, इसको शुरुआत जब मैं 2 इंसिडेंट्स हैं। एक तो मेरी सिस्टर का रियल लाइफ इंसिडेंस है और एक मेरा फ्रेंड था, बहुत क्लोज फ्रेंड। तो इन जनरली जैसे बच्चे घर पे एग्ज़ाम देते हैं, तो मेरी सिस्टर की रैंक यूपी के अंदर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूपीटीयू का, पहले होता था अब क्लोज़ हो गया है। तो उसमें रैंक उसकी 1100 थी। तो 1100 रैंक में इन जनरली जैसे फैमिली में डिस्कशंस होते हैं, तो लोगों ने बोल दिया कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो प्राइवेट कॉलेज की वजह से काउंसलिंग नहीं करी पेरेंट्स ने, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता हूँ मैं, और रहते भी हम लोग गांव में थे उस समय। तो एक वो कहीं ना कहीं गैप बना रहता है कि हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे कि हमको होगा कि नहीं होगा, कहाँ पे जाएं, क्या सोर्स ढूंढें। और 2013 की बात है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो सिस्टर मेरी से 2 साल बड़ी है, तो 2015 में फिर मेरा एडमिशन का प्रोसेस आया। मैंने गलगोटिया से बीटेक की हुई है, इसी ब्रांच से। गलगोटिया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है क्या? हाँ, गलगोटिया कॉलेज से किया हुआ, जो उनका ओल्ड वन कैंपस है। क्या खासियत है गलगोटिया की? गलगोटिया में एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रीली है, और मैंने जो भी सीखा है सारा कुछ वहीं सीखा हुआ है, और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और नॉट अ थ्योरेटिकल ओरिएंटेड। बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए वो लोग फोकस नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया था कि भाई देखो मेरा स्टार्टअप है और हम अपने स्टार्टअप को ही कंटिन्यू करेंगे, तो ही इज़ रेडी, ही इज़ ओके विद दिस थिंग कि ठीक है तुम अपना स्टार्टअप को कंटिन्यू करो। प्लेसमेंट्स पे बहुत प्रेशर देके प्लेसमेंट दिलाने वाला कंसेप्ट नहीं है वहाँ पे। और बहुत सारी कंपनीज आती भी हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरे बैच में कोई ऐसा रह नहीं गया होगा जिसकी प्लेसमेंट ना हुई हो। तो मैंने कॉलेज में तो बहुत सीखा। तो मतलब वहां से मतलब आपने फिर शुरुआत कर ली 2017 में? 2016 में मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था, और मैंने अपनी काउंसलिंग की थी। एक तो ये सिस्टर का मैंने इंसिडेंस बताया, तो पहले खुद की काउंसलिंग करी? हाँ हाँ हाँ। तो दीदी का जो इंसिडेंस था कि दीदी ने तो बीटेक किया नहीं, उसके बाद उसने आईआईटी धनबाद से एमएससी किया और फिर आईआईटी पटना से पीएचडी किया राइट नाउ। मेरे जो फ्रेंड था, तो हम लोग एक एजेंसी में गए, तो ऑफर किया एजेंसी ने कि भाई 2 लाख लगेंगे, 1 लाख लगेगा। और हम मेरी रैंक थोड़ी सी बेटर थी, उसकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इसलिए वो डरा हुआ था कि ऐसा ना हो कि कहीं मेरा हो नहीं। तो उसने करीब 1 लाख रुपए एजेंसी को दे दिया, और हम लोगों ने वही सेम काउंसलिंग फॉर्म वेबसाइट से फिल कर दिया, बिकॉज उस समय उतना नेट वगैरह नहीं होता था फ़ोन पे। तो
इंटरनेट कैफ़े से जाके फॉर्म को फिल किया 700 रुपये का, और उसने जो कॉलेज बताए थे मैंने वही कॉलेज को डाल दिया, और वही सेम कॉलेज अलॉटमेंट आ गया था, बिकॉज वो काइंड ऑफ प्रिडिक्शन था कि ये रैंक है तो ये कॉलेज मिलेगा। और उससे 1 लाख रुपए उसने ले लिया, और उसने पूरा एक डमी स्क्रिप्ट प्रोसेस बनाया था कि हम वहाँ पे जाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वहाँ पैसे देने होते हैं, दिस इज़ द थिंग। तो मैं शॉक हो गया कि ये तो बहुत बड़ा मार्केट ट्रैप है। और मतलब उस समय 2016-17 में, अब तो बहुत ख़त्म हो गया लगभग, मैंने मतलब इसको ख़त्म कर दिया एक तरह से, कि लोग काउंसलिंग से एडमिशन कराते थे और मैनेजमेंट कोटे का चार्ज करते थे। जैसे आज भी अगर हम मेडिकल का एग्जाम्पल लें तो मेडिकल में कोई भी डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन नहीं है पूरे इंडिया में, बट आप बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में आप देखते होंगे कि 50 लाख ले लिए, किसी ने 40 लाख ले लिए सरकारी कॉलेज के नाम पे, और उस तरह के पेरेंट्स भी पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उस तरह के ट्रैप में आ जाते हैं। कोई इंसिडेंट हुआ था 700 रुपये वर्सेस लाखों रुपए का हाँ, डोनेशन? यही फ्रेंड वाला जो इंसिडेंस था, तो उसने 1 लाख रुपए दिए और मैंने 700 में अलॉटमेंट कर ली थी। हालांकि फिर मैंने वो कॉलेज नहीं लिया, फिर मैंने दूसरी काउंसलिंग की, फिर मैंने वहां से गलगोटिया को अलॉट किया। बट एक काउंसलिंग से एक बिजनेस तक का सफर कैसा रहा सर ये? काउंसलिंग ऐसा सोचा तो नहीं था। जब मैंने ब्रांच ईसी को सिलेक्ट किया था तो मेरे मन में था कि घर में सरकारी नौकरी वाला कंसेप्ट था कि भाई आईईएस की कोचिंग करेंगे, इसलिए इसी ब्रांच ले लेते हैं, सीएस का बच्चा ईएस का एग्जाम नहीं दे सकता है। तो वो तो ट्रैप हो गया। फिर मैंने इस मार्केट में जब मैंने देखा कि लोग काउंसलिंग भी जो नॉर्मल कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हारा जुगाड़ से करा देंगे, हम काउंसलिंग बोर्ड से सेटिंग करके कर देंगे। तो लोग 2 लाख रुपए ले रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ प्रिडिक्शन का, कोई 3 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख, जो जैसा डील कर पा रहा है। तो मैंने उसको स्टार्ट किया, और मैंने करीब 2017 में 10 से 15 लोगों की काउंसलिंग की जो मेरे जूनियर्स थे। वाह, कॉलेज में ही सब माहौल बना दिया आपने। हाँ हाँ, तो मैंने उनका किया, तो उनकी अलॉटमेंट आ गई, और जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था एज इट इज़ वैसा ही हुआ। तो मुझे पूरा पिक्चर क्लियर हो गया यार कि ये ऐसे हो रहा है। तो मैंने बोला ये तो 1.5-2 लाख रुपए लोग ले रहे हैं मार्केट में। तो मैंने 2018 में मैंने उसको 25,000 रुपये प्लस जीएसटी में लॉन्च किया, और 2019 में मैंने जनवरी में यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया, हॉस्टल पे अपने कमरे में बोर्ड लगा के, वाइट बोर्ड से, और फ़ोन से ही स्टार्ट किया हुआ था बहुत इनिशियली। तो हॉस्टल में क्या एक इंसिडेंस है, याद आ रहा है मुझे। तो बॉयज़ हॉस्टल में जनरली सब डोर पीट के भाग जाते हैं ना, तो मैं मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जग के बनाता था, क्योंकि रात भर तो सब दवाई पीटते रहते। और उस समय बोया वाला माइक आता था ना, वो बहुत लंबा सा वायर वाला रहता था। तो बहुत बार जैसे किसी ने बीच में पीट दिया तो वो ख़राब हो जाता था। तो मेरा रूममेट मेरी बहुत हेल्प करता था, बोलता था मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम बनाओ, जैसे ही कंप्लीट हो जाए मुझे नॉक करना। तो ये वहाँ से शुरू हुआ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और दोस्त साथ 2000। में है भी? हाँ, वो मेरे बिजनेस में तो नहीं है, बट मेरे टच में है, अच्छे रिलेशंस मेरे उसके साथ में अभी। हालांकि वो तो एलआईसी में वर्किंग है, गवर्नमेंट जॉब सेटल्ड हो गया वो। हाँ, चलो बढ़िया। तो वहाँ से मैंने 25,000 प्लस जीएसटी लॉन्च किया, और मुझे लग रहा है वो मार्केट का एक रेवोल्यूशन था। जो लोग 1.5-2 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे, उसको हम चैलेंज के साथ मिनिमम कॉस्टिंग में करके दे रहे थे। और उस साल मैंने करीब 2019 में 50 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया, और मैं उस समय बीटेक थर्ड ईयर में था, मेरा 5वां-6वां सेमेस्टर गोइंग ऑन था। तो तीसरे साल में 50 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। पढ़ाई को और पैसे को कैसे बैलेंस कर रहे थे? पैसा सर पे तो नहीं चढ़ा उस टाइम पे? नहीं, एक्चुअली ये बात तो सच है कि मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा था। तो मैंने अपने लाइफ में 2019 तक तो सबसे ज़्यादा मेरी जो ट्यूशन फीस थी 1,33,453, मैंने उतनी देखी थी। तो मेरे फादर ने बोला इसको जमा कर दो या डोनेशन दे दो, जो देना है वो करो आप। तो पैसा को मैंने थोड़ा सा बिजनेस में लगाया, और फिर आगे के लिए प्लान किया। फिर तब तक कोविड आ गया, तो कोविड में बहुत सफ़र करना पड़ा। 2 साल फिर बिजनेस। हाँ, मतलब इन जनरली मतलब आगे का मैंने कुछ सोच के ऐसा प्लान नहीं किया कि भाई हम अगली साल और बड़ा काम करेंगे, बट ये था कि जब सीजन आएंगे, इस तरह का मार्केट है, तो हम अच्छा खासा जनरेट कर ही लेंगे। विदाउट प्लानिंग जब 50 का जनरेट कर दिया, कॉलेज के हॉस्टल में रह के जब ऑफिस प्लान करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि और अच्छा हो एक जाएगा। एंटरप्रेन्योर की खासियत यही होती है सर, कोई भी सिचुएशन आई, चलो ठीक है यार, अब आगे तो क्या करें, इसको निपटाएंगे, देखेंगे। फिर वापस आपने किक बैक बाउंस बैक तो किया ही ना। हाँ हाँ 2022 में कर लिया वापस। हाँ, 2022 में वापस किया, और मुझे लग रहा है कोविड का दौर बड़ा स्ट्रगलिंग रहा। हम लोग चने और मैगी में बहुत रहे, अपने जो ऑफिस बनाया था उसी में रह रहे थे। और वो सेशन 1.5 ईयर के बाद आया। तो उसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, शिवम द्विवेदी और दिव्यांशु। तो ये लोग बहुत मतलब लगे रहे, मतलब पैसे के लिए उन्होंने काम नहीं किया, और काइंड ऑफ बैकबोन उन्होंने, जब तक मैंने इंतज़ार किया तब तक उन्होंने भी इंतज़ार किया। तो मज़ा आया करने तो में। कहते हैं ना, वक्त है साहब, गुजर जाएगा। हाँ हाँ चाहे हाँ। अच्छा है चाहे बुरा है, वक्त तो गुजर ही जाएगा। तो जब टीम रहती तो मजबूती आ जाती थोड़ा सा, मतलब जो जितना भी बड़ा चैलेंज हो या कितना भी बड़ा काम हो, तो वो झेलने का कैपेसिटी आ जाता है ना एक दूसरे से। करियर किक
ये नाम के पीछे क्या स्टोरी, ये नाम क्यों रखा करियर किक? करियर किक इसलिए रखा, मतलब अ काइंड ऑफ करियर, और उस पे किक का काम जो है मेरा हो गया। तो मैंने ऐसे काफ़ी सारे नाम को शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, तो ये नाम मुझे थोड़ा-सा कैची लगा कि यार यूनिक होना चाहिए कि लोग कैसे। मार्केट ने एक्सेप्ट किया इस नाम को? हाँ, बहुत। अब तो बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लग रहा है कि अगर मैंने किसी की भी एक बच्चे की अगर किसी फैमिली में काउंसल किया होगा, तो वो अपने पूरे रिलेटिव्स को भी लेके आता है। चलो ठीक है, आपके जैसे हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे एंटरप्रेन्योर को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी एंटरप्रेन्योर है सीट पे आए, बात करें। जैसे आपने आपकी नाम की स्टोरी बताई, आपने इतने लोगों को हेल्प किया वो बताया, तो किसी न किसी को एक बंदे को मोटिवेशन मिलेगी, वो कुछ काम करेगा, फिर मोटिवेशन मिलेगी, फिर कोई और काम करेगा। तो हमने तो फाउंडर्स टीम की शुरुआत इसलिए करी थी सर। अच्छा, एडमिशन के दौरान मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम आती है, मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? एडमिशन एक्चुअली अगर हम थोड़ा-सा मेडिकल कोर्सेज़ की स्पेशली बात करें या इंजीनियरिंग की बात करें, तो इंजीनियरिंग में तो 15% मैनेजमेंट कोटा प्राइवेट कॉलेज में ओनली रहता है। 15%? हाँ, ठीक। गवर्नमेंट में कोई रिज़र्वेशन नहीं होती कि आप डायरेक्ट पैसा दो, एडमिशन लो, इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कोई भी नहीं करा सकता है। ब्राइब भी नहीं चलती है? बिल्कुल नहीं। अब अगर हम थोड़ा-सा बात करें कि मेडिकल कोर्सेज़ में तो इवन अ सिंगल सीट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो होगा मेरिट पे होगा, काउंसलिंग से होगा। अच्छा, काउंसलिंग के बहुत सारे पैमाने हैं समझने के लिए। एक तो काउंसलिंग हो गई कि कोर्स बच्चे को सिलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न है, दैट इज़ ऑल्सो काउंसलिंग। उसको कुछ फ्यूचर प्लानिंग करनी है, दैट इज़ करियर काउंसलिंग। और जो मैं काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, ये दिस इज़ एल्गोरिथम बेस्ड काउंसलिंग। इसमें क्या होता है कि कॉमन पोर्टल रहता है गवर्नमेंट का, एनआईसी कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट के जितने भी आईआईटी, एनआईटी की काउंसलिंग हो, वो भी josa.nic.in कंडक्ट कराती है। तो उनकी बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। मतलब 70 पेज का ब्रोशर है, अगर एमसीसी का देखें तो 100 प्लस पेज का ब्रोशर है। तो उतनी गाइडलाइंस तो कोई में नहीं पढ़ना चाह रहा है। और बहुत बार क्या है कि आप जब फर्स्ट टाइम उस चीज़ को फेस कर रहे हो, तो आपको उतना आइडिया भी नहीं है। और बहुत सारे रूल्स, मतलब लूपहोल्स भी होते हैं। तो हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं, तो सीखा हुआ तो है, तो अब स्कैम की बात कर लेते हैं कि क्या स्कैम होते हैं यहाँ पे? हाँ, स्कैम इसी में होता है ना कि इतना बड़ा कोई ब्रोशर तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है। इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया का मार्केट है बेसिकली वो इस तरह का है कि मुझे कोई पर्सन मिल जाए कि भाई आप गारंटी लो, मैं तुमको पैसा दे दूँगा, मेरा काम करा के दे दो। तो दिस इज़ द कल्चर की पकड़ में आना चाहिए। मतलब अगर हम इधर दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो कैंडिडेट सामने होना चाहिए कि हाँ, ये बंदा हमारा काम करके देगा। अगर वो सामने नहीं है, तो वो फिर उतना फेथ नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ, हाँ। अच्छा, डोनेशन बैन है अभी भी, मतलब डोनेशन देना नहीं चाहिए बिल्कुल, फिर भी पेरेंट्स ट्रैप में आ जाते हैं। लालच रहता है कि उनको लगता है कि भाई एक बार हम अपना प्लॉट वगैरह बेच के दे देते हैं पैसे, तो बच्चे को सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। वो कहीं न कहीं पेरेंट्स के अंदर वो मेंटालिटी में तो आ ही गया ना कि बहुत सारे लोग फेयर नहीं होते हैं ना। कुछ को ये लगता है कि मिलावट तो होगी ना जनाब, कहीं न कहीं तो होगी। बट मिलावट नहीं है, लोगों को आज भी नहीं समझ में आता, और हर साल स्कैम होता है। मतलब सरकारी कॉलेज पे होता है, प्राइवेट का तो छोड़ दीजिए। बहुत खतरनाक। मतलब आपको ऐसी स्टोरी शेयर करो जहाँ पे करियर किक ने किसी का पूरा आउटकम बदल दिया हो। हाँ, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। मैं आपको बताऊँ कि एक सेकंड लास्ट ईयर की बात है, एक क्लाइंट आया हुआ था मेरे पास। तो बेसिकली उस बच्चे का जो प्रोफ़ाइल था, वो काउंसलिंग से उसका एडमिशन हो रहा था राजस्थान में, और उसको एक ब्रोकर ने बोला कि तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो, हम तुम्हारा काम करा देंगे। तो मैंने बोला कि यार तुम्हारा काउंसलिंग से हो रहा है, दिस इज़ द मैरिट, इस तरह से होगा। उसको 2 बार में तो नहीं समझ में आया, और मुझे लग रहा है कि वो थर्ड टाइम मेरे ऑफ़िस में वापस आके मेरे से मिला कि बोला कि यार हम उनको पैसे देने जा रहे हैं सर, कैसा रहेगा? तो मैंने बोला कि मैं आपको तो सामने से कह रहा हूँ कि भाई इस तरह से होगा। तो उसने हालाँकि मेरे ऊपर फ़ेथ किया, और उसका काम मैंने सिर्फ़ 25,000 रुपए में करके दिया, और उसके 20 लाख पूरे बढ़ गए। जिस दिन उसकी अलॉटमेंट आई, तो पूरे ऑफ़िस में लड्डू बाँट के गया था। पैसे बचा लिया आपने। हाँ, चाहते तो आप भी पैसे ले सकते थे ना कि यार ठीक है, मैं एक बार 15-20 लाख रुपए ले लेता हूँ। तो बहुत बार ऐसा आता है, उस तरह से पैसे को कभी कलेक्ट नहीं करना। इस तरह की परवरिश नहीं है, ना ऐसा संस्कार है। तो जब स्टार्ट किया हुआ था, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए किया हुआ था। तो मिडिल कब क्लास बैकग्राउंड से आते हो आप? हाँ, हाँ, मेरे फ़ादर फार्मर हैं, तो जब पैसे नहीं थे तब नहीं पिघला, तो अब क्यों पिघलूँगा? मतलब क्या, मतलब क्या लर्निंग रही मतलब आपकी लाइफ में अभी तक? मैं तो बोलूँगा कि अगर बिज़नेस करना है, हालाँकि मेरे यहाँ फैमिली में कोई बिज़नेसमैन नहीं है, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजेस था। बड़ा सिंपल सा है कि भई अपना काम करो, अपना खाना-पीना चलाओ, और एग्रेशन बहुत रहता है। हम लोगों के जीन्स में ऐसा है कि हम लोग सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अभी भी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि समझा रहे हैं, समझना है तो यार समझ, नहीं तो जाके दे दो। आप भी पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं अभी हाँ, कानपुर में? हाँ, हाँ। स्पॉटलाइट विद निखिल एक मैंने पॉलिटिकल पॉडकास्ट स्टार्ट किया हुआ है, और एक हमारा जो नीट वाला चैनल है, उस नीट चैनल पे हम लोग बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ला रहे हैं, ताकि बच्चा अपनी उस स्ट्रीम को कनेक्ट कर पाए। जब डॉक्टर सामने से खुद बता रहा है कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के साथ रियल लाइफ हैपन हुआ है, तो मैंने उस तरह की बहुत सारी स्टोरीज शेयर की हुई हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स, एक बच्चा नेहा पांडे था, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थी वो।
उसने उसके फादर ने मतलब डिसाइड किया कि भाई हम बीएससी करवाएंगे नहीं करवाएंगे। 2018 की बात है, और उसके फादर का फ़ोन आता है मेरे पास। तो मैंने बोला कि सर आप ऐसा करो कि दहेज दोगे तो भाई एक बार काम आना है आपको। गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है, आप उसका एक सेफ्टी कंसर्न समझ रहे हो, बट आप उसको अगर एक बार स्किल्स वो सीख जाएगी या कुछ भी लर्निंग कर लेगी तो वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ में रहेगा। दहेज तो मान लीजिए खर्च हो जाएगा आपका, हो सकता है चला भी जाए कहीं। तो उन्होंने हालांकि इस बात को समझा और उसने बीटेक किया और फिर उसने आईटी पटना से एमटेक किया, और मुझे लग रहा है कि अभी लास्ट ईयर उसका 50 एलपीए का सीटीसी लगा है। वाह। तो उसने मुझे बहुत लंबा सा मैसेज लिख के भेजा था कि सर अगर उस दिन आपने मेरे फादर को नहीं कन्विंस किया होता ना, तो मेरे लिए तो दुनिया कुछ और ही होती है। कैसा लगता है जब आपको लोग आके वापस फीडबैक देते हैं, मतलब सर आपने मेरी ज़िंदगी बचा लिया, आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया सॉलिड तरीके से? दिस इज द रियल लर्निंग, मतलब रियल अर्निंग मैं बोलूँगा। मतलब सीखने को भी बहुत मिला। जब ऐसे लोगों को मिलो तो लगता है सोल को कि यार ये कमाया हुआ है ये। जब रात में सो तो मतलब सुकून आता है, टेंशन नहीं रहती है। बहुत सॉलिड बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब यहाँ पे संस्कार सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, इथिक्स मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सा एक वो है अपना इथिक्स कि भाई किसी के साथ गलत करेंगे नहीं और अपने साथ गलत होने नहीं देंगे। तो बहुत बार लोगों ने धमकाया भी कि ये सब क्या कर रहे हो भाई, तो मैंने बोला कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। किसने धमकाया आपको? बहुत सारे लोग हैं, मतलब नाम नहीं लूंगा, मतलब खूब ढेर सारे लोग हैं। आज भी लोग उस चीज को, अब जो जिसका मार्केट ही यही है, जो इसी पे काम कर रहा है, तो उसकी तो दाल रोटी पे ठोकर लग रही ना। बहुत लोगों के बिजनेस भी बंद हो गए, डाउन हो गए, तो लोगों ने खूब ट्रैप करने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हम अपना बढ़िया से कर रहे हैं। बच्चों का साथ है हमारे साथ। चलो बहुत बढ़िया से, मतलब बहुत लोग क्या ड्रॉप आउट कर लेते हैं, तो कितना डेंजरस है ये? इसमें मैं बोलूँगा कि ड्रॉप करने की कहानी थोड़ी सी ऐसी है कि बच्चा मेडिकल में सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो उस पर पढ़ रहा है पिछले 5 साल से, और उसकी स्कोरिंग भी लेस देन 200, लेस देन 300। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी नहीं बोल रहा है यार कि तुम मेरे को पैसा मत दो और तुम मेरे यहाँ एडमिशन मत लो। वो हर साल तुमको एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को एक काउंसलिंग सेगमेंट रखना चाहिए कि जो एटलीस्ट बच्चों को फिल्टर करके बहुत ज़्यादा समय नहीं जाए और वो सही समय पे सही डायरेक्शन ले लें। बट क्या लगता है, मतलब ये खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए सर? मतलब जैसे मान लो ये अगर मुझे लगता है आज के टाइम पे इतने बड़े एडुटेक प्लेटफॉर्म है, इमोशनल बातें करते हैं, इमोशनल कंटेंट है, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना चाहिए। इतना सब सेक्रीफाइस किया हुआ है तो इसको भी एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में लाना चाहिए। उससे बच्चों का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बढ़ेगा, सुसाइड्स रिड्यूस होंगे। बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं, उनके बहुत सुसाइड्स होते हैं, हर साल होते हैं कोटा में। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कभी आपके साथ किसी? हमारे यहाँ कानपुर में तो नहीं हुआ, बट कोटा में बहुत हुआ। आज भी बच्चों का बहुत बार फोन आता है रोते हुए कि सर डैडी नहीं मान रहे हैं और हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। तो मैं बोलता हूँ कि फादर को लेके आओ। तो मुझे लगता है इंडियन सिस्टम के अंदर फादर को ज्यादा काउंसलिंग करना पड़ता है इन कंपेरिजन टू मैं जब पेरेंट्स। भी एजुकेशन का पॉडकास्ट करता हूँ यही बात बोलता हूँ हाँ। कि किसी की काउंसलिंग मत कराओ, पेरेंट्स की काउंसलिंग कराओ, सब सही हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि वो अपने अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं, जो उनके सपने अधूरे रह गए वो पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो अपने फादर को हमेशा थैंक बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ को नहीं बोला कि यार ये मत करो, कभी नहीं बोला। और इवन उन्होंने मतलब एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न तो रहता है ना फादर वाला कि ठीक चल रहा है ना, कर लोगे ना, तो मैंने बोला हाँ हो जाएगा। अच्छा, जो पेरेंट्स रॉन्ग तरह से पुश करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे इसको स्टॉप किया जाए? मैं उनको ही मैं और भी अपने सेंटर्स ओपन कर रहा हूँ उनको, और घर जा जा के समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और गूगल मीट पे भी बहुत बार पेरेंट्स को समझाता हूँ कि मैं बच्चे को हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आओ तो पेरेंट्स को जरूर कैरी करके लाओ। बिकॉज वो खुद तो मालिकाना हक वाला सिस्टम रहता है ना कि हम ही तय करेंगे क्या करना है, वो चाचा ताऊ ही सब बताएंगे क्या होना है। आज भी स्टिल एग्जिस्ट करता है ये? बहुत exist 2025 चल रहा मतलब है मुझे सर। लगता है 20% 25% एग्जिस्ट करता है सर। बहुत बड़ा नंबर हो गया है तो। अभी एक लॉयर थे, मेरी बात हुई, इलाहाबाद के हैं वो। तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं सर हम यही करवाएंगे, हमको दूसरा नहीं करवाना है। बच्चा थोड़ी बताएगा हमको क्या करना है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को कोर्स करना है, आपको थोड़ी करना है। तो बहुत बार पेरेंट्स वो अमरीश पुरी वाले स्टाइल में रिजिड हो जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ उनको थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। मतलब माँ बाप का सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ा धर्म ये है कि बच्चे की चीजों में उसको विश्वास दिलाना है कि तू ये कर सकता है। फेथ बहुत ज़रूरी है भाई। वो उसको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, वो फील कहाँ से आएगा। अगर आज मैं इतना कुछ कर पाया हूँ तो मेरे मदर फादर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया हुआ है। मेरी फैमिली ने मुझे कभी ये चीज़ बोली नहीं कि तुम नहीं कर पाओगे। माँ बाप को सिर्फ यही बोलना है कि ना, चलो ठीक है फेल ही तो होगा, कोई बात नहीं, तब हम खड़े हैं। एग्जैक्टली बहुत पेरेंट्स ऐसे आते भी हैं, तो मैं उनको बहुत थैंक यू बोलता हूँ। मतलब उनका कभी कभी पैर छूने का मन करता है कि सर, उन्होंने बोला कि चलो एक बार इसका ड्रॉप करने का मन है सर, करा देते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, अगली साल कर लेगा। क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, हमारे पास फाइनेंस भी स्ट्रांग है, कोई टेंशन नहीं, सीखने के लिए एटलीस्ट कर रहा है, एक साल और ड्रॉप करा दो सर। तो मैं बोलता हूँ कि उसका अगर मन है बच्चे का तो फिर आप करा दो, आई एम ओके विद दिस थिंग। एक आयुर्वेदा एडमिशन का भी है आपका साथ, क्या आयुर्वेदा एडमिशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरी मदर को सियाटिका था, तो मतलब बेसिकली सियाटिका नर्व पेन, पीछे हाँ की नर्व तरफ। पेन, तो बैकबोन में प्रॉब्लम था, तो काइंड ऑफ वो बेड रेस्ट पे ही 2 साल 3 साल रही। मुझे लग रहा है कि 18 19 20 तक। और 20 से मैंने ये आयुर्वेदा एडमिशन से स्टार्ट किए। अच्छा, वो आयुर्वेदा मैं कैसे जाना, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो बहुत जगह दिखाया तो सबने ये बताया कि ऑपरेट कराना पड़ेगा, और विदाउट ऑपरेशन तो ठीक नहीं होगा, और कोई गारंटी भी नहीं है कि भैया उठ के बैठ पाएंगी या बेड पे ही रहेंगी। तो गांव पे बहुत बार लोग आ जाते हैं ना कि देखने की कैसी तबीयत है क्या है, तो एक भैया वो पर्चा लेके आए हुए थे पतंजलि का, बाबा रामदेव का, तो मैं तो उनको हमेशा थैंकफुल बोलता हूँ। और वो मुझे लग रहा है कुछ 65 70 रुपए की कुछ क्वाथ आती थी, वो उसमें प्रॉब्लम्स भी लिखी थी और रेट भी लिखा हुआ था, कौन सी दवा लेनी वो भी लिखा हुआ था। सब लिखा हुआ है पे? हाँ, सारा लिखा हुआ था उस लीफलेट में, और उस लीफलेट की हेल्प से वो फादर लीफलेट लेके गए, लेके आए, और उसको यूज किया, और मुझे लग रहा है हफ्ते भर में सीज ओके, रेडी हो गई मम्मी एकदम? एकदम बढ़िया हो गई। तो आई फील द कौन सी पावर। दवाई थी, थोड़ा व्यूअर्स को बताओ कि क्या कोई क्वाथ आता था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, तो उस पे वो रहती हैं औषधियाँ वगैरह, तो कुछ स्टिक वगैरह की मेडिसिन रहती हैं, बेसिकली औषधियों का ही वो पूरा बना हुआ था, पाउडर के फॉर्म में भी था और एक लकड़ी के फॉर्म में भी था, वुडन फॉर्म में भी था। तो वो उसको डालती थी और उसको फिर वो पीती थी, तो बॉडी उससे काफ़ी मैनेज हुआ, और उन्होंने फिर पैरेलली एक्सरसाइज भी किया तो ठीक हो गया। तो वो मेरे लिए तो सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट था, और बहुत काइंड ऑफ मिरेकल कि यार हम लोग इतनी जगह दिखाए कहीं नहीं ठीक हुआ, और घर पे ही ठीक हो गया। तो मेरे लिए तो घर पे चल के आयुर्वेद आ गया, तो मुझे लगा कि भाई इसके लिए भी कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने आयुर्वेद के बारे में देखा। तो आयुर्वेद का एक कोर्स चलता था, BMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। तो वो 4.5 साल का कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। इन जनरली उस कोर्स की डिमांड 2020 तक, यूपी की ये सिचुएशन थी कि बच्चे यूपी के बाहर से एडमिशन्स नहीं लेते थे, कॉलेजेस पूरे बने नहीं थे, और मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं थी, मतलब डिग्री छापने वाला कंसेप्ट था कि यार तुमको डिग्री मिलेगी, तुम घर से बैठ के अपनी प्रैक्टिस करो। बहुत बार लोग होता है ना, प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उनको डिग्री चाहिए होती है, तो लोग BMS की डिग्री कर लेते थे। तो मैंने इस पे वर्कआउट किया, और फिर मैंने एक कॉलेज विजिट किया, तो फर्स्ट टाइम मैं सिया आयुर्वेदिक कॉलेज किया। स्कूल भी मेरा उससे बड़ा था आयुर्वेदिक कॉलेज से। तो एक मेरे फ्रेंड है राहुल सर, तो वो भी साथ में ही काम करते हैं, तो वो मुझे लेके गए कि यार ये कॉलेज है। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ तो मैं रिव्यू नहीं कर पाऊंगा कॉलेज का, इसमें तो बिल्कुल भी पोटेंशियल नहीं समझ में आ रहा है। तो ऑन दैट डे आई डिसाइडेड कि यार आयुर्वेदा में ऐसा कुछ करते हैं कि इसमें क्वालिटी ऑफ बहुत पोटेंशियल है, अच्छे लोग हैं, और डिग्री का भी एक अपना पावर है। आयुर्वेद इंडिया के अंदर उतना कल्चर में नहीं है, और इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा, मतलब लोग बहुत पैसा अर्न कर रहे हैं। यहीं की नीम की स्टिक वहाँ पे आप अमेजन पे देखोगे सेल कर रहे हैं, मतलब 4 गुना दाम में। इंजीनियरिंग करी आपने, फिर आपने काउंसलिंग करना स्टार्ट कर दिया, पैसे भी कमा लिए, और फिर आयुर्वेदा में भी चले गए आप। किसी ने बात सच ही कही है कि अगर किसी ने इंजीनियरिंग कर ली ना, तो वो कुछ भी कर सकता लाइफ में। हाँ, इंजीनियरिंग छोड़ के कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग को बचे रहने के लिए मैंने एक कंपनी और फॉर्म करी, एनटेक्सी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम लोग वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें कॉलेज का बेसिकली ब्रांडिंग प्रमोशन ये सारा आता है। मतलब अगले 10 साल में क्या आयुर्वेदा एमबीबीएस के जितना स्ट्रांग बन पाएगा इंडिया के अंदर? अब मैं बोलूँगा आयुर्वेद का कंपेरिजन MBBS से है ही नहीं। आयुर्वेद अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। मैंने एक कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने ज्वाइन की थी उत्तराखंड में, देहरादून में, और मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 कंपनीज जानते होंगे, आयुर्वेद 10 जानते होंगे। वहाँ पे मैंने 500 कंपनीज देखी सर, जिनका टर्नओवर 100 CR से ऊपर था। 500 कंप्लीट? 500 प्लस कंपनीज, बिकॉज उसका Tier 2 Tier 3 जो मार्केट है उस पर उनका आज भी मार्केट है। मतलब कंपनीज 1950 से चली आ रही हैं, 1960 से चली आ रही हैं, मैंने उनका ब्रांड कभी सुना ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा बिहार की मार्केट में बहुत बड़ा स्टैंड है, मतलब जो भी अनडेवलप्ड स्टेट्स हैं तो वहाँ पे लोग आज भी आयुर्वेद को प्रेफर करते हैं। कोई बहुत बढ़िया कंपनी का नाम बताओ आप, अगर अगर जानते हो आयुर्वेदा के अंदर। पतंजलि है, अपोलो है, अब तो मुझे लग रहा है कि मॉडर्न हॉस्पिटल को भी अपोलो ने इंटीग्रेट करने का प्लान किया हुआ है, फोर्टाइस ने भी किया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि अपकमिंग 2-3 ईयर में आपको देखने को मिलेगा।
अच्छा, अगले 5 साल में, जैसे इंडिया में ऑलरेडी यंग जनरेशन बहुत है, अगले 4-5 सालों में काउंसलिंग का बिजनेस कितना बड़ा होने वाला है और कितने और स्टार्टअप की नीड है काउंसलिंग के अंदर? काउंसलिंग में मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टार्टअप की और तो नीड है ही, बिकॉज अभी जो मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो तो सारे डायरेक्ट एडमिशन बेस्ड हैं। काउंसलिंग बेस अगर कोई है तो सिंगल वन इज ए करियर किक। और भी लोग करते हैं बट उस मास लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं या उनकी उतनी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। हम लोग जितने भी कैंडिडेट को इनरोल करते हैं 100% रिजल्ट है। जिसका नहीं हो रहा होता पहले ही मना कर देते कि होगा नहीं तुम्हारा। तो इट्स मीन कि जो ले रहे हैं वो डिलीवर करें 100% एकदम डोमिनोज वाली स्टाइल में कि 30 मिनट के अंदर तो 30 मिनट के अंदर, अदरवाइज फ्री। वाह! अच्छा, करियर किक जब आपने स्टार्ट किया, फिर इस बीच में कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा, ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जो स्केल करने में मदद किया आपको? हाँ, इसमें मैं बोलूँगा कि जब मैंने बोला कि मेरे राहुल सर एक फ्रेंड हैं जो साथ में काम भी करते हैं, बेसिकली वो कॉलेज लाइजनिंग का ही सारा काम देखते हैं। तो उन्होंने मुझे एक कॉलेज दिखाया, तो स्केल करने का आइडिया मेरा ही था। उन्होंने एक कॉलेज पे हम लोग स्टक कर गए थे, बाकी इतना कर ही रहे थे तो ठीक ठाक था। तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं, इस बार 10 कॉलेज करते हैं। तो 10 कॉलेज के लिए प्लान किया मैंने, 7 कॉलेज को। अच्छा, एडमिशंस करना अलग चीज़ है, जो हम लोग कॉलेज को एसोसिएट करके कर रहे हैं वो अलग है। हम कॉलेज को क्या बोल रहे हैं कि भाई बच्चे को ये फैसिलिटी आपको देनी पड़ेगी, हम हमारा बच्चा वो आपका नहीं रहा, वो मेरा है। मेरे बच्चे के साथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आयुर्वेद की बात है तो हम क्लिनिकल एक्सपोजर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। उसको गेस्ट लेक्चर्स भी चाहिए होंगे। मतलब पूरा एजुकेशन वाला एनवायरनमेंट एज पर एनसीआईएसएम। एनसीआईएसएम बोर्ड है जो कि पूरा आयुष कोर्सेज को पूरा प्लान करता है कि किस तरह से रन करना है। तो ग्राउंड लेवल पे तो एग्जीक्यूट नहीं होता है, लोग परमिशंस ले आते हैं और ग्राउंड पे कुछ और चल रहा है। आज भी इतने कॉलेजेस हैं, मतलब उनकी बिल्डिंग्स पूरी नहीं बनी है। मुझे लग रहा है पिछले 5 साल से मैं कॉलेजेस को थोड़ा सा हाईलाइट कर करके वो लोग एक्टिव हो के अपने इंफ्रा अभी मेंटेन कर रहे हैं। मतलब आपका बेसिकली करियर करियर काउंसलिंग के अंदर क्या पार्ट होता है कि एक बच्चा आपके पास आया, उसने आपसे कॉलेज पूछा और आपने उसको कॉलेज बताया, इसके अपार्ट फ्रॉम क्या क्या काम है? जैसे बच्चे की रैंक से करियर किक की टीम ना उसको कॉलेज प्रिडिक्ट एक्सपेक्टेड कॉलेज बता देगी कि देख आपको ना ये कॉलेज अलॉट होगा और इस वाले राउंड में होगा। और उसके बियॉन्ड बहुत बार बच्चे को और एक्सपेक्टेशन रहती है। फॉर एग्जाम्पल उसकी रैंक 40,000 है, तो वो कॉलेज सोचता है मुझे 35,000 वाला मिल जाए, 32,000 वाला मिल जाए। तो उसको ये समझाना पड़ता है, उसको इतना मजबूत करना पड़ता है ना कि तुमको ये रियलिटी ना एक्सेप्ट करनी है। वो एक्सेप्टेंस नहीं आता है। तो वो मिस्टेक ये करता है कि चॉइस फिलिंग में क्या है कि जो अच्छे कॉलेजेस है वही डालता है, जो उसको मिल रहा है वो डालता ही नहीं है। तो उसको अलॉटमेंट ही नहीं आती है। हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि क्या ए ट्रिपल का एग्जाम दे दिया, चाहे कोई भी रैंक आई हो, तो जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ तो वहाँ तो बोलते थे कि पास वाले कॉलेज में एडमिशन ले लो। एक्चुअली इंजीनियरिंग में और मेडिकल में जस्ट अपोजिट है। इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि माइनस में भी मार्क्स होता है तो कॉलेज मिल जाना है, बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत 5600 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिसमें से 700 के आसपास यूपी में है सर। मेडिकल में ऐसा नहीं है। मेडिकल में तो लिमिटेड सीट्स है ना, गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के मुझे लग रहा है 1,10,000 को सीट्स हैं। अब बढ़ गई होंगी तो 15 हो गई होंगी। आयुष कोर्सेज की सीट अगर कंसीडर कर लें सब जगह की तो मुझे लग रहा है 10 से 15,000 सीट्स होंगी। तो ओवरऑल तो 1.5 लाख डॉक्टर ही बना रहे हो ना। 1.5 लाख के तो ऊपर बच्चा कितना अपियर कर रहा है? 22 लाख। 22 लाख कर रहे हैं? नीट में 22 लाख इस बार अपियर किया, उससे पहले 24 लाख था। तो एक सीट पे इतना कंपटीशन है तो बच्चों को इतना मल्टीपल ड्रॉप कराने की वजह से ये होल्ड हो रखा है। बाकी बच्चे फिर करते क्या? जैसे मान लो 22 लाख लोग अपीयर हुए एग्जाम में, 1 लाख का एडमिशन हो गया, बाकी 21 लाख 20 लाख लोग कहाँ जाते हैं वापस? 50% तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो 50% तो रेस में है ही नहीं। मतलब पहले ही उनका सपना तो है ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा। हाँ, तो वो 50% तो हर साल ड्रॉप कर रहा है। 50 परसेंटाइल इज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो 11 लाख तो ड्रॉप कर ही रहा है ऑलरेडी एज पर द इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम। रिमेनिंग जो 11 लाख बच रहा है वो एलिजिबल है काउंसलिंग में बट पार्टिसिपेट हर करने के साल लिए। 20-22 लाख लोग मेडिकल में जाने का सपना देख रहे हैं। कोविड के बाद से मुझे लगता है कि आयुर्वेदा भी बहुत पीक पे आया है, बिकॉज गवर्नमेंट ने भी इसको खूब प्रमोट किया और जो आयुर्वेदिक काढ़ा था वो कोविड में बहुत चला। तो ये रेवोल्यूशन मुझे लगता है टोटल क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट ने इस पर बहुत फोकस किया। और तब से कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे दो चीज़ बड़ी कॉमन है कोविड से। वो एमबीबीएस कॉलेज हो या आयुर्वेदिक कॉलेज हो, दोनों में सीट्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज कर रही हैं। हर साल गवर्नमेंट, पिछली साल भी गवर्नमेंट ने करीब 4,000 सीट्स को बढ़ाया हुआ था, गवर्नमेंट प्राइवेट मिला के। सिमिलर इस बार मुझे लग रहा है सीट्स 4,000 5,000 के आसपास फिर से बढ़ी हैं। पहले इतने कॉलेजेस नहीं आते थे। मैं अब अगर अपने यूपी की बात करूं तो पिछले 3-4 सालों में मुझे लग रहा है कि कुछ 20 नया गवर्नमेंट कॉलेज डॉन हुए हैं। मुझे एक चीज़ और बताओ सर, हाँ, यहाँ पे जैसे मतलब जैसे क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हो, हाँ। आपने इतने लोगों को काउंसिल किया और देख रहे हो, इतने नए नए कोर्सेज है। चलो, यूट्यूब का एक पॉडकास्ट ही हाँ, हो गया मान लो, वही। एडिटिंग का कोर्स हो गया, हाँ, एनिमेशन का कोर्स हो गया, ये तो मैंने 3-4 छोटे छोटे नाम लिए।
इतने बतेरों कोर्सेज होने के बावजूद भी ये इंजीनियरिंग मेडिकल में इतने स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं और कंपटीशन कम क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? देखिए जब सारे लोग तो बहुत इलाइट नहीं है ना, 10% 15% इलिट ऑडियंस है जो इस चीज़ को समझ पा रही है कि भाई बच्चा इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा भी कुछ करेगा तो अच्छा कर लेगा। तो उसके माइंड में है ही नहीं उस, जैसे मेरे यहाँ क्या था फैमिली में, मेरे चाचा ने आईटी रुड़की से बीटेक करी हुई थी। मेरे ऊपर एक पीयर प्रेशर था कि भाई तुमको भी इंजीनियरिंग करनी है। अब अगर पूरे फैमिली में देखें तो 25-30 इंजीनियर हैं, लेकिन एक सिंगल डॉक्टर नहीं है। तो जो आप देखते हो उसी का सपना देखते हो ना, तो सिमिलर बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा है। आसपास के गली मोहल्ले में भी अगर किसी भैया ने बीटेक करी हुई है अच्छी जगह से, तो पिताजी उसी के एग्जाम्पल देने। पॉडकास्ट से रूट कोज तो समझ में आ रहा है कि मतलब कहाँ से मेंटेलिटी कहाँ से आ रही है। इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल सर, यंग एंटरप्रेन्योर के 3 प्रैक्टिकल एडवाइस दे दो आप, जो आपने आपकी लाइफ में सीखी और जो लोग इम्प्लीमेंट कर सके। इसके लिए मैं बोलूँगा कि अगर बिजनेस करना है तो पेशेंस भर के होना चाहिए। जितना पैसा कमाना उतना पेशेंस होना चाहिए। तब तक काम करना आना चाहिए जब तक उखाड़ के नहीं फेंक दो। और दूसरा, टीम बहुत सॉलिड होनी चाहिए, लॉयल टीम होनी चाहिए, ऑनेस्ट टीम होनी चाहिए। मेरे साथ में एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि लोग बोलते हैं कि बहुत एक रील वायरल हुआ था कि भाई 2-3 दोस्त, एक जिसको आप फायर नहीं कर सकते उसको हायर मत करो। मेरे 7 लोगों का ग्रुप है और सारे दोस्त हैं मेरे, जो काइंड ऑफ टीम वर्क कर रहे हैं और जो मुझे लगता है कि एनी टाइम काम करने के लिए रेडी हैं। तो मैंने उसको बैलेंस करके रखा हुआ है। तो दिस इज आवर स्ट्रेंथ। और प्लस मार्केट से भी लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके एथिक्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे स्कैम वाला पार्ट था, अगर आप उसमें पिघल गए तो करियर के खत्म हो गया होता। तो मैंने उस चीज़ पे आज स्टैंड लिया, तो लोग मुझे उसके लिए जानते हैं। बहुत सारे लोग आरएसएस से कनेक्टेड हैं, मैंने उनके बच्चों की काउंसलिंग की हुई है। तो पूरी लॉबिंग में फैला हुआ है कि आरएसएस का अगर किसी के घर में भी कोई अगर फैमिली मेंबर है तो वो मेरे पास आ जाता है। चलो बहुत बढ़िया सर, एक रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, JEE या NEET, नीट, कौन सी काउंसलिंग हैंडल करना टफर है? मैं बोलूँगा दोनों में अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं, बट नीट बहुत डिफिकल्ट है। नीट में कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं, अगर एक बार आप विड्रॉल हो गए तो फिर आप अंदर नहीं जा सकते हो काउंसलिंग में, फिर आप ईयर ड्रॉप हो गया आपका। जेई में क्या है कि कहीं से भी इंटर हो, कहीं से भी निकलो, 4 जगह सीट लॉक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल में एक ही डॉक्टरेट डिग्री में सीट लॉक कर सकते हो, मल्टीपल जगह नहीं कर सकते हो। अगर आपने मल्टीपल जगह किया तो आपका ये तो सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाता है एज पर द काउंसलिंग, या तो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है। अच्छा, Tier 1, Tier 2, Tier 3, कौन सा स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है आज के टाइम पे 2025 में? मुझे लगता है कि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस तो आज भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में रहती है। तो मुझे लग रहा है कि उनको बहुत नीड है। टीयर 1 वाले तो काफ़ी हद तक, मतलब पेरेंट्स भी उतना वेल एजुकेटेड होते हैं तो ब्रोशर वगैरह रीड कर लेते हैं। बहुत बार मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि साहब मैंने देखो ना पूरा नॉलेज है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना ऑफिस में बिजी रहता हूँ, तो बच्चे का रियल टाइम अपडेट बहुत सारा आता है, तो वो उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। तो बोलते हैं आप करके दे दो, हम आपकी फीस पे कर देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब टीयर 2 टीयर 3 में बहुत बच्चों का बजट नहीं होता है। तो मैंने कभी आयुष एक्सपो किया हुआ था, तो मैंने लखनऊ भी किया, ग्रेटर नोएडा भी किया, कानपुर भी किया, और गोरखपुर भी किया, बनारस भी किया। मैंने सब जगह फ्री एक्सपो किया। तो बच्चे आ रहे थे, मैं उनको सब कुछ बता दे रहा था कि तुमको जाओ जाके करके आओ यार, कि मतलब कोई मिस्टेक नहीं हो, मतलब ऐसी जगह से भी डॉक्टर्स निकलने चाहिए। अब सर क्या होता है, कोई तो बिजनेस बन रहा है, फिर बिजनेस बनते बनते बड़ा होता जाता है। अब बड़ा होता जाता है तो लोग आपके पास आते हैं, नौकरी मांगने नहीं आते, सीखने आते हैं, सीख के फिर खुद का स्टार्ट करने आते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग सीख के अपना नया प्लानिंग भी कर रहे हैं, बट वो इथिक्स नहीं मेंटेन कर पाते हैं। वो इथिक्स कहाँ से लाओगे आप? बिकॉज लर्निंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो आपके सोल में है वो कहाँ से आएगा? आज भी अगर हम यूपी के अंदर आयुर्वेद मार्केट की बात करें तो लोगों का करियर किक से घर चल रहा है। मैं बोलूँगा कि बिना नाम लिए उनका खाना नहीं डाइजेस्ट होता है। कहीं पे भी जाएंगे तो करियर किक का नाम लेंगे तो उसी से उनका बिजनेस बन रहा है, जो भी छोटा मोटा बन रहा है अभी। तो दिस इज द थिंग। अच्छा सर, आपने यूपी के अंदर आयुर्वेदा को जीरो से हीरो कैसे बना दिया? जीरो से हीरो इसलिए बनाया कि मतलब उसमें काफ़ी लोगों का कॉपरेशन भी रहा। बच्चों ने मुझे ऊपर बहुत फेथ किया। मतलब उन्होंने ये फेथ किया कि ये जो कह रहा है ना वो गलत तो नहीं होगा। हो सकता है 1 महीने के बाद हो, 2 महीने के बाद हो, बट अगर कह रहा है तो 200% होगा। तो ये बच्चों के अंदर फेथ डेवलप हुआ। दूसरा, मैंने सारे कॉलेजेस को विजिट किया, कॉलेजेस जा जाके कॉलेज को फीडबैक्स बताए कि आप इस फैक्टर्स पर अगर काम करेंगे तो आपको कॉलेज और अच्छा चलेगा। तो कॉलेज को कंसल्टिंग भी की मैंने पैरेलली। तो बहुत सारे कॉलेज ने कोऑपरेट करके उसको एनहांस किया। बहुत अच्छे क्लासरूम्स बनाए उन्होंने। मतलब एक जो बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर वाला कल्चर चाहिए होता है ना, वो उन्होंने एट द एंड, एक मेरा क्लाइंट है मेजर SD सिंह पीजी कॉलेज फर्रुखाबाद में, तो उन्होंने उस चीज़ को मेंटेन किया। मतलब उसकी लेगेसी है और यूपी के अंदर दूसरे नंबर पे आता है।
और एक समय था कि मतलब वो 20 नंबर पे इस तरह की उनकी रैंकिंग थी, और आज यूपी के अंदर सेकंड पोजीशन पे है वो। अच्छा, करियर की को इतना बड़ा सक्सेस मिला कैसे? क्या रीज़न था सक्सेस के पीछे? इसके पीछे मैं बोलूँगा कि हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस, मतलब हर एक चीज़ से त्याग दिया मैंने, और मेरी टीम ने भी बहुत सैक्रिफाइस किया। मुझे लगता है कि जो 7 लोगों की टीम है, मेरे से कभी किसी ने पैसे नहीं माँगे, आज भी नहीं माँगते वो। तो ये दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रेंथ कि तब तक लगे रहे जब तक बदल नहीं दिया। तो उस कॉलेज को मैंने बदलने का सपना देखा था, और आज जब उसको देखते हैं तो अंदर से हैप्पीनेस लगती है। बच्चे बोलते हैं कि हाँ यार, आपने सर चेंज कराया। जब आप कहीं पे जाओ, आपकी द्वारा कही गई चीज़ आपने ठीक कराई हो, आप इनडायरेक्टली हम लोग फीडबैक्स लेते हैं, और फिर जब मैं डायरेक्टली बच्चों से पूछने जाता हूँ तो उनको पता नहीं होता बैकएंड पे काम यहाँ पर कौन करा रहा है, या कौन इसको इस कल्चर को एनहेंस कर रहा है। मैं पूछता हूँ क्लासेस रेगुलर लगती हैं, तो बोलते हैं हाँ सर, अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब तो पेशेंट भी आने लगे हैं। तो लगता है जैसे पूछो कि कैडिवर आ गया, तो बहुत सारे कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेज में कैडिवर ही नहीं होता था। तो अब डाइसेक्शन करके सिखाओगे क्या भाई? क्या सिखा दो? आपके पास फैकल्टी नहीं थी। बहुत सारे कॉलेजेस आज भी जो ऑन पेपर फैकल्टी रखते हैं, मतलब 5-7 फैकल्टी रख के कॉलेज चला रहे हैं यूपी के अंदर, बिकॉज़ सब टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में है। तो उतनी वहाँ पे ना मीडिया की नज़र जा रही है, ना गवर्नमेंट उधर पे उतना रीच और कर आपने पा इस पॉडकास्ट में बोल दिया तो शायद नज़र नहीं चली जाए, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट गवर्नमेंट तक पहुँच जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा होगा। मैंने अपने चैनल्स भी बहुत सारे कॉलेज को हाइलाइट किया हुआ है कि भाई आपको एनहांस करना चाहिए। बहुत सारे क्या करते हैं, सिर्फ फीस ले लेते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, तो ये तो गलत है। अच्छा, अभी करियर की का क्या मिशन विज़न है? हाँ, अभी मैंने बोला ना कि जो 25% पेरेंट्स रह गए हैं ना, जिनके दिमाग में चलता है कि पैसा दो एडमिशन लो, तो मैं अभी जो हमारे अपकमिंग 3 सेंटर्स हैं, एक लखनऊ में है और गोरखपुर, बनारस, और एक मैंने कोटा भी प्लान किया हुआ है। अगर हम और भी एक्सपेंड करेंगे तो अगला कोटा में करेंगे। ताकि मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, मैंने जब ग्रेटर नोएडा में ओपन किया तो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग मेरी यहाँ की भी निकल के आई। मतलब लोग गूगल डालते हैं, बिना आप बताए पहुँच जाते हैं सुबह ऑफ़िस में। और मैं आपको बताऊँ कि कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है कि अगर वो काउंसलर से पता कर लेते हैं कि सर आज है कि नहीं है, तो मतलब 25-30 लोगों का क्राउड लग जाता है। एक दिन तो मैंने 50 काउंसलिंग करी, मतलब रात 9-10 बजे तक। आपने इंडिविजुअल खुद ने डोनेट? इंडिविजुअल, आज भी मैं इंडिविजुअल काउंसलिंग करता हूँ। अगर पेरेंट्स स्टूडेंट आया तो मैं मिलता खुद हूँ। अच्छा, अभी तो आपके कॉम्पिटिटर भी होंगे बहुत सारे वहाँ पे? अब मार्केट में कॉम्पिटिटर तो नहीं है, थोड़ी-थोड़ी परछाई चुरा ले रहे हैं। कॉम्पिटिटर तो इस पूरे एडुटेक इंडस्ट्री में कोई नहीं है काउंसलिंग का। बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म है, वो अब्रॉड एडमिशन पे काम कर रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन पे काम कर रहे हैं, लीड बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं। करियर किक इज़ द सिंगल वन जो काउंसलिंग बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं। कोई दूसरा है ही नहीं, अगर है भी तो उसका सक्सेस रेट 70% का है, 50% का है। मतलब मेरे पास में ऐसे केसेस आते हैं जो सब जगह से बिगड़े हुए होते हैं। मतलब एक राउंड काउंसलिंग होने के बाद में बच्चा दूसरी जगह पे करके आया है, तो वो भी मेरी बाद में पेड काउंसलिंग देने के लिए रेडी हो जाता है कि बोला सर आप मुझे करके दो, हम आपको पे करेंगे। तो इतना फोकस कैसे रहे सर आपको अपने करियर में, आप खुद भी? फोकस होने के लिए मैं आपको बताऊं कि हर रोज वो बच्चों का एक डेडिकेशन, जो उनका एक मेरे ऊपर फेथ है, जो एक पेरेंट्स का फेथ है। जब पेरेंट्स मेरे से नज़र में नज़र डाल के बोलते हैं कि सर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो वो जो ब्लेसिंग मिलती है, तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ है। बहुत बढ़िया सर, गजब का काम कर रहे हैं निखिल जी आप भी। और हम भी आपकी राह पे कोशिश कर रहे हैं ताकि हमको भी द फाउंडर्स टीम में लोग फॉलो करें, और आगे से आगे फाउंडर्स टीम बढ़ता रहे, जर्नी बढ़ती रहे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। एंड एक ही लर्निंग है आपसे कि स्टे फोकस्ड, सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। और फाउंडर ड्रीम्स और बड़ा हो। बहुत सारे मतलब स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप वाले ऐसे हैं कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी अच्छा काम कर रहे हैं। राइट। तो आपकी टीम ने मुझे भी रीच कर लिया कानपुर से, तो मुझे लग रहा है कि इससे काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन मिली होगी। मतलब एक अच्छा काम करो, बिजनेस तो जनरेट कर ही लोगे जब आपका एथिक्स स्ट्रांग होता है। और मैंने बड़े लोगों से, जितने भी मैं कभी बड़े लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो उनकी चीज़ में एक ही चीज़ कॉमन है कि मिलावट नहीं चलेगी। हाँ, मिलावट नहीं हाँ, चलेगी। मिलावट नहीं चलेगी, और 24 कैरेट रहोगे तो मार्केट सही में बात। दौड़ के बिकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।